सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 3 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज पे खबर आ रही है यूके, फ्रांस, यूक्रेन टू वर्क ऑन ट्रूस प्लान, डिस्कस इट विद यूएस सेज स्टारमर। यूके ने यूक्रेन समिट करी, अपने यहाँ इनवाइट करा यूरोपियन लीडर्स को भी, और हर किसी का एक ही लक्ष्य है कि यूक्रेन रशिया वॉर को समय रहते अब रोकना है। और जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद से यूएस का एक अलग रुख देखने को यूरोपियन यूनियन को मिला, उससे भी यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को बचा के रखना है रशियन इन्फ्लुएंस से। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सिंगल हैंडेडली यूक्रेन का इशू सॉर्ट आउट करने की बात कही, जो कि यूएस में नहीं यूरोप में आता है, पूरा यूरोपियन यूनियन परेशान हो गया, सत्ते में आ गया कि यूएस चाह क्या रहा है। और इसको लेके म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद इमरजेंसी मीटिंग भी हुई थी सारे मेंबर्स की। लेकिन अब फिर जब यूएस में कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हुए रिसेंटली, उसके बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और ब्रिटेन में कीयर स्टारमर और फ्रांस एम्मानुएल मैक्रोन लीड करते हुए अब बात करेंगे एक और बार डोनाल्ड ट्रंप साहब से, कैसे अब इस युद्ध को ख़त्म करा जाए और बढ़ने ना दें। आगे देखते हैं। On government table PLI 2.0, what next to push manufacturing? प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम कहते हैं PLI को। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सरकार अब फिर से प्रयास कर रही है। PLI 2.0 को रोल ऑन करा जाएगा। With the production linked incentive scheme gaining traction in the first phase, the government is considering if incentives should be linked to metrics beyond incremental sales, such as domestic value addition and incremental exports. According to sources aware of discussions at the interministerial level, no final decision has been taken. Since its launch in April 2020, the PLI scheme covers 14 sectors as of now. It has helped India achieve scale in manufacturing by attracting OEMs, original equipment manufacturers, as well as contract manufacturers in designated sectors. It has also contributed to limited value addition in segments such as surface mounting and PCBs. तो फिर से भी ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम को ज़िंदा करा जाएगा, और जो लंबे समय से इस पर और पॉलिसी मेकिंग नहीं हो पाई, उसे नए नए रिवैम्प करेंगे। द PLI स्कीम में हैव बीन डिसाइडेडली हेल्प पाइवट इंडिया टुवर्ड्स रिबूटिंग मैन्युफैक्चरिंग इन some of the selected sectors, but there is need of being felt to look at incentive metrics that go beyond incremental sales to increase the levels of value addition in PLI 2.0. Other metrics such as localization, incremental exports, and the need to tap into strategic vendor base could also be on the cards. मतलब एक नई स्ट्रैटेजी के साथ PLI 2.0 को रोल ऑन करा जाएगा to boost the manufacturing sector again. आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन पेज में कवर करा है तो आपका रिसेंटली एक बहुत पुराना लॉ था ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस को लेके, उसे रिपील करा गया। देखते हैं। Prime Minister Modi on Saturday asked why colonial law, blah blah blah. Which law was PM referring to? The PM's reference was to the Dramatic Performances Act 1876, which gave the British government power to prohibit public dramatic performance which are scandalous, defamatory, seditious, and obscene. The law was among those enacted by the British to clamp down on nascent Indian national sentiment. Other significant laws that were enacted during 1870s included the Draconian Vernacular Press Act 1878. लेकिन जानते ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम में कई ऐसे लॉज लाए थे जिससे हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब एक्सप्रेशन किसी भी रूप में हो सकता है, हम बोल के भी कर सकते हैं या फिर हम ड्रामेटिक परफॉर्मेंस से भी कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट के साथ तहत ये पाबंदियाँ लगा रखी थी, सरकार ने अब उन्हें हटा दिया है। What are the provisions in the law? Provisions यहाँ पे थी under the act, any play, pantomime
or other drama performed or about to be performed in public place could be banned if the government was of the opinion that the play was of a scandalous or defamatory nature, or was likely to excite feelings of dissatisfaction to the government established by law, or to deprave and corrupt persons present at the performance. मतलब वही था कि सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्ट ना करे, नुक्कड़ नाटक वगैरह ना करे, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ना करे, जिससे सरकार के खिलाफ एक लहर सी चले। बहुत सही बात है। However, Allahabad High Court take up the law in 1953. Lucknow branch of the Indian People's Theatre Association, the oldest body of stage artists in India, had planned to stage a play based on Munshi Premchand's short story Eidgah. Theatre group had applied for permission under the law. However, for reasons unknown, the magistrate in Lucknow sealed the permission, cancelled the permission prohibiting the play. अच्छा 1953 में हुआ था एक बार आपका एक परफॉर्मेंस करने के लिए लोगों ने अप्लाई करा था, डीएम साहब ने मना कर दिया था, इसी दाव के तहत करा था। The prohibitory order was served on to accused in the middle of performance, which they ignored and continued with the performance. The Allahabad High Court, instead of looking at specific case, examined the constitutionality of the law. It referred to judgments where colonial statutes that were inconsistent with the FR guaranteed by the Constitution, from laws on preventive detention to those on censorship. अब ये तो देखिए कि आज़ादी के बाद भी ऐसे कानून हैं जो कि सेंसरशिप लगा रहे थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर। In our opinion, the Dramatic Performance Act is ultra vires of Constitution of India because its procedural part imposes such restrictions on the right of freedom of speech and expression. और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, कह भी दिया था कि ये बिल्कुल आपका अल्ट्रा वायरिस है, मतलब कि बिल्कुल भी सही नहीं है देश के लिए, और ब्रिटिशर्स ने ये नेगेटिव मेंटालिटी के साथ लगाया था। अच्छा, अगर ये इतना बुरा था तो चल क्यों रहा था अभी तक? Article 372 of the Constitution states that laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution shall continue to force there until altered or repealed or amended by a competent legislature or other competent authority. However, colonial laws do not enjoy the presumption of constitutionality, which means that when a colonial law is challenged, the government must defend the law for it to be valid. ये colonial laws को लेकर है. Other laws those enacted by the Parliament of independent India are deemed constitutional unless declared otherwise, which means that when challenged in court, the onus is on the petitioner to prove the legislation violates the Constitution. Successive governments, including Modi government, have defended several colonial laws. Congress government of the past have defended laws on the preventive detention and unlawful associations. अब कॉलोनियल लॉज को लेके कंट्रोवर्सी में सारी सरकारें रही हैं ओवरऑल, मगर सरकार ने अब इसे हटा दिया है और ऐसे लॉज होने भी नहीं चाहिए, गलत बात है। अगला आर्टिकल, टी लीव्स कैन पुल हैवी मेटल्स फ्रॉम वाटर, फाइंड न्यू स्टडी। द लीव्स इफेक्टिवली पुल heavy metals from water, lowering the amounts of dangerous lead and cadmium that people may be drinking, a new study found. We are not suggesting that everyone starts using tea leaves as a water filter. The study's lead author, Vinayak B. Dravid of Northwestern University, said in a press release, our work highlights the unrecognized potential for tea consumption to passively contribute to reduce heavy metal exposure in populations. तो उन्होंने अध्ययन करा, एक पॉजिटिव अध्ययन, स्टडी करी. The study found that heavy metals get absorbed while tea is brewed, but put simple, heavy metal ions stick to the surface of tea leaves and remain trapped there. The judges tested the extent of heavy metals absorption using different types of tea bags and brewing methods. तो उन्होंने ट्राई करा, ये पाया कि जो हेवी मेटल्स होते हैं वो चाय की पत्ती में स्टिक करके अपने आप फिल्टर हो जाते हैं या बैठ जाते हैं नीचे. Researchers found that about 15% of lead can be removed from drinking water when brewing a typical cup of tea, even when lead concentrations are as high as 10 parts per million. और रिसर्चर्स ने ये पाया भी है कि चाय अच्छी चीज़ है, मतलब वेरी गुड. Why this matters? Tea today is the most consumed beverage in the world. This means that any filtration properties can potentially have major impact on public health. This could explain why populations that drink more tea may have lower incidence rates of heart disease and stroke than population that have lower tea consumptions. तो ये भी अपने आप में जो लोग टी को इतना नेगेटिव कर रखा है सोशल मीडिया वगैरह पे, वैसे भी उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है, और जो लोग चाय पीते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि उनकी चाय जो है, टी लीव्स, दे आर एक्चुअली अ फिल्टर फॉर द हेवी मेटल्स प्रेजेंट इन द वाटर. आर्टिकल्स हैं, वुमेन स्पेंड अ डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन अनपेड कोर्स, इट्स रिपरकशंस रिस्क बीइंग बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल. ये डिबेट देखिए हर साल होती है कि महिलाएं जो काम करती हैं
उसकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है समाज में। द टाइम USE सर्वे released by Ministry of Statistics and Program Implementation last week reiterates that what has long been an open secret. Despite incremental changes, women spend more time in unpaid industry at home compared to men. ये बात स्वाभाविक है। Women spend 62 more minutes on unpaid caregiving, averaging 137 minutes every day, up from 134 minutes in 2019. मतलब मुझसे बताया हुआ है कि कैसे कि वुमेन अनपेड वर्क, अनरिकॉग्नाइज्ड वर्क ज़्यादा करती हैं मेन के मुकाबले। Gender division of labor has cascading effects on women's long-term economic mobility and workplace equality. The extensive hours spent in household responsibilities of women have leave women with limited time and energy to pursue paid work. और इन इस अनपेड अनरिकॉग्नाइज वर्क में ही महिलाएं इतनी बिजी हो चुकी हैं, ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं कि वो अपने लाइफ के और हेमिस्फीयर्स को और एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। जो करियर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ उनको दुनिया देती है। They are more likely to work in a low-paid, part-time or informal jobs, often when fewer benefits in job security. The structural inequality exacerbates wage gaps, with the women earning significantly less than men for similar work. In its report, The Impact of Caregiving Responsibilities of Women's Labour Participation, published in October 2024, the ILO argued for investment of countries' care economy. ILO ने कहा कि कंट्रीज को देखना चाहिए केयर इकोनॉमी को लेके, particularly in child care and education, given the fact that India has 53% of women outside the labor force. देखिए 53% of women are actually outside the labor force. They are not contributing in the labor force. That means they are not contributing in the mainstream work which is being done. Although women participation has grown substantially 41.7% as per data from PLFS survey, they still account for much smaller proportion in total labor force. और भले ही हमारी वुमेन का एज पर PLFS सर्वे 41.7% तक का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, मगर अभी भी मेन के मुकाबले ये कम है, जो कि 78% पे है। और हमारा देश अगर सोच रहा है कि आगे जाने का, $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का या समाज को ग्रो करने का, तो उसे ही ध्यान देना पड़ेगा कि इस पर भी काम करा जाए। फिलहाल बाकी आर्टिकल्स आप पढ़िएगा, अच्छे आर्टिकल्स आए हैं और मैं कोई एनालिसिस में रखूँगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, हम सिर्फ समय कम ऑक्यूपाई हो आपका भी, कोई एनालिसिस में एक ओवरव्यू मिले कि मेन आर्टिकल्स का, वो प्रयास रहता है। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।